हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल सनी सर क्लास 12th में। और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे कब तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाता है तब तक। और डेली वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हम आपका क्लियर करते चलेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ कब तक, जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं ख़त्म हो जाता है तब तक। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। और क्वेश्चन नंबर 8 से पहले भी यानी कि हम 7 को क्वेश्चन बता चुके हैं। तो वो वाला क्वेश्चन का जो आंसर है तो उस वीडियो का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। इसके पहले मैंने और 7 वीडियो बना रखा है तो सब का लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 के है कि आवेशित खोखला गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान उतना ही होता है जितना कि आवेशित खोखला गोला के सतह पर। क्यों? ठीक ना, है तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई आवेशित खोखला गोला है और इसके सतह पर मान के चलते हैं कि Q आवेश है। गोला की सतह पर कितना आवेश है भाई? Q आवेश है। और गोला की त्रिज्या हम लोग मान के चलते हैं कि R है। इसके सतह पर विभव का मान भी है। सतह पर विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R होता है आपका। और जितना विभव सतह पर होता है उतना ही विभव खोखला गोला के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर होता है। यानी कि सतह पर विभव भी है तो अंदर में यहाँ भी विभव भी होगा, यहाँ भी विभव भी होगा, और यहाँ भी विभव भी होगा, और यहाँ भी विभव भी होगा। तो वही देखिए आपसे पूछ रहा है कि आवेशित खोखला गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान उतना ही होता है जितना कि आवेशित खोखला गोला के सतह पर। लेकिन एगो एकरा में लगा दिया क्यों। तब क्यों का जवाब जानने के लिए हम लोग सबसे पहले विद्युत विभव का परिभाषा जानेंगे, ठीक ना। और यह जानेंगे कि आवेशित खोखला गोला के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो देखिए जब आवेश का वितरण गोला के सतह पर होता है तो गोला के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। गोला के अंदर में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ठीक, कब? जब आवेश का वितरण सतह पर होता है तब। तो जान गए कि गोला के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अब देखिए इसके आंसर जानने के लिए विभव की परिभाषा जानना है। विभव की परिभाषा क्या होता है कि एकांक धन आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। कहने का मतलब है कि देखिए आवेशित खोखला गोला आपका ई वाला है तो इसके अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान तो 0 है और सतह पर आवेश Q आपका फैला हुआ है। गोला के सतह पर जो आवेश है Q एक समान रूप से फैला हुआ है। तो सतह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो सब बाहर की ओर जाता है। यहाँ से जो उत्पन्न होगा इधर, और जो यहाँ से उत्पन्न होगा इधर, और जो यहाँ से उत्पन्न होगा इधर, ठीक ना, और जो यहाँ से उत्पन्न होगा इधर जाएगा। तो जो भी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है वो सतह से बाहर की ओर जाता है, जिसके कारण अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का विभव होता है। तो चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका अनंत है और यहाँ से हम किसी आवेश को उठा करके ला रहे हैं। तो देखिए आवेश को उठा करके जब हम लोग लाते हैं तब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में हमको सतह तक ले काम करना पड़ता है। कहाँ तक ले काम करना पड़ता है? सतह तक ले काम करना पड़ता है। विद्युत विभव की परिभाषा क्या होता है कि एकांक धन आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो हमको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कहाँ तक ले काम करना पड़ेगा? सतह तक। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र सतह से सतह के बाहर की ओर है, अंदर में विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो मान लीजिए कि यहाँ तक ले लाने में हमको 10 जूल कार्य करना पड़ा है। मान लेते हैं कि कितना कार्य करा है? 10 जूल कार्य करना पड़ा है यहाँ तक लाने में, ठीक ना। और मान के चलिए कि आवेश का मान 2 कूलम है तो यहाँ का विभव कितना होगा आपका? 10 से जूल या बटा में 2 कूलम
क्योंकि विभव बराबर फार्मूला होता है W/Q। तो कार्य का मान 10 जूल और आवेश का मान 2 कूलम। तो ये सतह का विभव कितना होगा, 5 वोल्ट होगा, ठीक ना। यहाँ सतह का विभव 5 वोल्ट होगा। और जैसे ही आवेश को लेकर के हम अंदर में पहुँचेंगे, इसको 2 कूलम के आवेश को, तो अंदर में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। अंदर में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होने के कारण अब हमको कोई एक्स्ट्रा कार्य नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जो हम 10 जूल कार्य किए हैं सतह तक ले, अब इससे ज़्यादा हमको अंदर में प्रवेश करने के बाद कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विद्युत विभव का परिभाषा होता है कि एकांक धन आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में हमको कहाँ तक ले काम करना पड़ा है, सतह तक ले। जैसे ही सतह के अंदर प्रवेश करेंगे हमको 10 जूल से ज़्यादा अब कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगा। तब यहाँ भी आइएगा तो कार्य का मान 10 जूल होगा, यहाँ भी आइएगा तो कार्य का मान 10 जूल होगा, यहाँ भी आइएगा तो कार्य का मान 10 जूल होगा। आवेश के मान कितना है, 2 कूलम है, तो यहाँ भी निकालिएगा 10 जूल/2, तो ये जो 5 आएगा, ये जो 5 आएगा, ये जो 5 आएगा। कहने का मतलब है कि आवेशित खोखला गोला के अंदर में विद्युत क्षेत्र नहीं होने के कारण हमको अंदर में प्रवेश करने के बाद विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कोई एक्स्ट्रा कार्य नहीं करना पड़ता है। इसीलिए आवेशित खोखला गोला के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है और विभव का मान एक समान होता है। कितना? जितना सतह पर होता है। देखिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका आपको PDF चाहिए, तो इसके PDF के लिए हम नंबर दे रहे हैं, उस पर क्या कीजिएगा कि अपना नाम, पता, यानी कि नाम बताना है आपको, विलेज बताना है और डिस्ट्रिक्ट बताना है, और उसके बाद आपको PDF मिल जाएगा इसका। तो नंबर है 7372 और ये आपका नंबर अब भुला गए का, बड़ा मेहनत से याद किए, तो चलिए ठीक है, याद है अभी, ठीक ना। तो यही आपका नंबर है, इस पर अपना नाम बताइएगा, विलेज बताइएगा और डिस्ट्रिक्ट बताइएगा। उसके बाद आपको PDF मिल जाएगा और एक ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आप लोग के लिए। तो चलिए समझ गए ना। अब जो हम आपको समझाए हैं यही सब PDF में भी सुंदर से दम लिखा हुआ है, बहुत सुंदर से लिखा हुआ, पढ़ के मज़ा आ जाएगा। फ़र्क बस इतना है कि समय के अभाव में टाइपिंग नहीं करवाया गया है, नहीं तो और सुंदर लगता। देखिए क्वेश्चन अगला है कि विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें। विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें। तो विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करने से पहले ये जानिए कि विद्युत द्विध्रुव बनता कैसे है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि बराबर परिमाण के एगो धन आवेश और बराबर परिमाण के एक ऋण आवेश, मतलब ई वाला, कहने का मतलब है कि ई वाला यदि +5 कूलम होगा तो दूसरा का क्या होगा, -5 कूलम होगा। तो जब बराबर परिमाण के 2 धन आवेश, क्योंकि एकरो परिमाण 5 है ओकरो परिमाण 5 है, तो जब बराबर परिमाण के 2 धन आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार बने निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन ऐसे मत लिखिएगा, विद्युत द्विध्रुव लिखने से पहले क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप विद्युत द्विध्रुव लिख के डाल दीजिए कि विद्युत द्विध्रुव। एग्जाम में अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए आप कोई लिख के डाल दे दीजिएगा। जब भी किसी का परिभाषा लिखने के लिए कहेगा ना तो उस शब्द को लिखिएगा और डैश दे दीजिएगा, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिएगा। इससे क्या होता है कि इम्प्रेशन बनता है, चेक करने वालों को अच्छा न लगता है, चेक करने वालों को अच्छा लगेगा तो आपको नंबर देगा सही। तो चलिए विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताते हैं कि जब बराबर परिमाण के 2 असमान आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होता है। दूरी कितना मान लिए हैं, 12 मान लिए हैं। ये भी मान सकते हैं कि जब बराबर परिमाण के 2 असमान विद्युत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से सुन लीजिए विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कि जब बराबर परिमाण के 2 असमान आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव जो है 2 बराबर परिमाण के आवेशों से बना हुआ निकाय है
तो देखिए इसके यहाँ पर नाम ले लेते हैं ए और यहाँ पर हम ले लेते हैं बी। अब देखिए पूरा ये एगो सिस्टम बन गया। यही सिस्टम का नाम क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। अब विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, तो देखिए इसका कुल आवेश निकाल देते हैं। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश इसका होता है आपका प्लस क्यू अब प्लस माइनस क्यू। तो प्लस क्यू में माइनस क्यू जोड़िएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना आया, 0 आया। कहने का मतलब है कि विद्युत द्विध्रुव आपका उदासीन होता है, ठीक ना। छठ पूजा के माहौल है, बाहर में गाना बज रहा है तो थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, तो उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, क्योंकि पूजा का माहौल है तो पूजा तो भाई हो के ही रहेगा। क्वेश्चन है कि देखिए विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का परिभाषा लिखें। इसका एसआई मात्रक, बीमा और साथ में इस सदिश है कि अदिश राशि है आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले परिभाषा लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिख के डैश देंगे। अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए लिख के डैश दे दीजिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिख देंगे और डैश दे देंगे। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का देखिए परिभाषा लिखने से पहले हमको विद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। तो विद्युत द्विध्रुव में देखिए यहाँ पर ये आपका होता है वो प्लस क्यू और दूसरा का आपका होता है माइनस क्यू। और दोनों के बीच की दूरी हम लोग क्या लेते हैं, 2L लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर नाम दे देते हैं पॉइंट ए और यहाँ पर नाम दे देते हैं पॉइंट बी। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होता है, लेकिन दोनों के परिमाण एक समान होता है। एकरो परिमाण Q है, एकरो परिमाण Q है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिभाषा क्या होता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से सुनिए, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और उसके दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक ना। तो एक आवेश का परिमाण आपका कितना है, Q है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 2L है। और चूँकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से लिखते हैं, तब P बराबर फार्मूला आपका हो जाता है Q गुना 2L। यही हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला परिभाषा के अनुसार। इसीलिए हम बोल रहे थे कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच के दूरी यानी कि 2L के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक ना। अब इसका परिभाषा हो गया। अब देखिए पूछ रहा है कि इसका एसआई मात्रक लिखें। तो एसआई मात्रक जैसे PDF में लिखा हुआ ना वैसे ही आप लोग लिखिएगा, लेकिन हम आप लोग को समझा रहे हैं तो हमको निकाल के बताना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए फार्मूला हो गया P बराबर Q गुना 2L। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, तो आवेश की जगह रखेंगे कूलम्ब। और 2L जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो 2L का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या हो गया आपका, इसका मात्रक हो गया आपका कूलम्ब मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया कूलम्ब मीटर, याद रखिएगा। इसका एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। फिर कह रहा है कि इसका बीमा बताएं, तो बीमा भी इसी से निकालेंगे फार्मूला से ही। जो फार्मूला है P बराबर Q गुना 2L, तो इसका बीमा निकाल लेते हैं। Q का होता है 80 और 2L तो दूरी है तो इसका L होता है। तो बीमा क्या हो जाएगा आपका 80L। ई हो गया आपका बीमा, ठीक ना, 80L। अब देखिए पूछ रहा है कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो यह एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है आपका, सदिश राशि है। और इसका दिशा जो होता है ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, सदिश राशि है तो डायरेक्शन होगा, तो इसका दिशा होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस प्रकार होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और देखिए यही फार्मूला को हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, वेक्टर P बराबर Q गुना 2L। P बराबर Q गुना 2L इस सदिश के रूप में होता है, वेक्टर P बराबर Q गुना वेक्टर 2L, ठीक ना। तो चलिए इसका पूरा आंसर हो गया आपका। अब हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है,
क्वेश्चन है कि बल युग्म का आघूर्ण या टॉर्क का परिभाषा लिखना है। किसका परिभाषा लिखना है? बल युग्म का आघूर्ण या टॉर्क का परिभाषा लिखना है, ठीक ना। तो देखिए बल युग्म का आघूर्ण या टॉर्क का परिभाषा लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एगो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र ऐसे बना देते हैं। जब समांतर रेखाओं के द्वारा विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है तो उसको हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, एकरा में देखिए कोई डाइपोल को हम लोग ऐसे रख देते हैं। डाइपोल आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना होता है। इस पर लगने वाला बल होता है क्यू इंटू ई, जो कि इस दिशा में काम करता है, और इस पर बल लगता है आपका इस दिशा में, जो कि मैं इस दिशा में काम करता है क्यू इंटू ई, ठीक ना। विपरीत बल लगता है क्योंकि ऋण आवेश जो होता है ना, तो ऋण आवेश को विद्युत क्षेत्र आकर्षित करता है तो बल इस दिशा में काम करेगा, और धन आवेश को विद्युत क्षेत्र प्रतिकर्षित करता है तो धन आवेश इस डायरेक्शन में बल लगेगा। ये दोनों बल एक दूसरे के देखिए विपरीत हो गया। ई वाला ऐसे है, ई वाला ऐसे है कि नहीं। अब देखिए बल युग्म का आघूर्ण या टॉर्क का परिभाषा लिखना है। तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है कि जब हम लोग किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र यह चाहता है कि हम इस विद्युत द्विध्रुव को घुमा करके, विद्युत क्षेत्र यह चाहता है कि इस विद्युत द्विध्रुव को घुमा करके अपने दिशा में ले आएँ, विद्युत क्षेत्र घुमा करके अपने दिशा में ले आएँ, ठीक ना। तो इस पर एक जोड़ा बल काम करता है। एक जोड़ा को हम लोग क्या कहते हैं? युग्म कहते हैं। यही एक जोड़ा जो बल है इसको कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। प्रत्येक बल युग्म का एक आघूर्ण होता है, ठीक ना। जब भी किसी विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर एक बल काम करता है जो यह चाहता है कि विद्युत द्विध्रुव को घुमा करके विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले आएँ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण या टॉर्क। और देखिए इसका फार्मूला आपका होता है, टॉर्क का होता है न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर इसका एथी होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। इसका बीमा आपका होता है टॉर्क का ml स्क्वायर T/2, ml स्क्वायर T/2। और यह एक सदिश राशि है। यह कैसा राशि है? सदिश राशि है। टॉर्क को हम लोग किससे लिखते हैं? टाउ से लिखते हैं। टॉर्क को हम लोग टाउ से लिखते हैं, याद रखिएगा। टॉर्क को टाउ से लिखा जाता है, ठीक ना। और इसका एक और फार्मूला होता है, उसको भी याद रखिएगा। जैसे इसमें देखिए दो गो बल है, एगो बल है क्यू इस दिशा में काम कर रहा है, एगो क्यू इस दिशा में काम कर रहा है। तो इसका एक और परिभाषा होता है कि दोनों बलों में से कोई एक बल, दोनों बलों में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण या टॉर्क कहते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब है कि देखिए एगो बल ऐसे काम कर रहा है, एगो ऐसे काम कर रहा है, तो इसको हम इधर की ओर बढ़ाएंगे, इसको इधर की ओर बढ़ाएंगे, तो दोनों के बीच का लंबवत दूरी हाई वाला होगा। यही दोनों के बीच का लंबवत दूरी होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये लंबवत दूरी कितना है? AP है, ठीक ना। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? टॉर्क का फार्मूला होता है दोनों में से कोई एक बल, जैसे दो गो बल है तो दोनों में से कोई एक बल Q इंटू ई, दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो मान लीजिए कि AP के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण या टॉर्क कहते हैं। वो यही परिभाषा, इसको याद रखिएगा। टॉर्क बराबर क्या होता है कि दोनों बल में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी के गुणनफल को टॉर्क कहते हैं, ठीक ना। तो यही इसका हो गया भाई वाव परिभाषा। इसका दो परिभाषा हो गया। चलिए ऐसा ही मात्रक जान गए, बीमा जान गए। अगला है कि दिखाएं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव में किसी प्रकार की गति नहीं होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एक समान हम विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र को हमेशा कैसे दर्शाया जाता है? समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसमें हम कोई विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं। इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं। तो ये आपका हो गया Q प्लस में और ये वाला आपका हो गया माइनस Q। इस पर बल लगता है इस दिशा में, तो इस पर लगने वाला बल को हम लोग मान लेते हैं F1 मान लेते हैं। एक मान है Q इंटू ई, और इसको मान लेते हैं F2। इसका मान भी कितना है?
Q इंटू ई, क्योंकि दोनों पर बराबर परिमाण में बल लगता है जी, क्योंकि दोनों आवेश का परिमाण बराबर है लेकिन दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले तो देखिए, दिखाने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं इस प्रकार से सुंदर सा, और उसके बाद दिखाना है कि इसमें किसी प्रकार की गति नहीं है। तो इसको पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में स्थित है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में स्थित है। अब देखिए इसके बाद लिखते हैं कि प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, तो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F1 बराबर कितना है Q इंटू ई, और उसके बाद फिर लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, तो माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल आपका है F2 बराबर Q इंटू ई। अब देखिए दोनों बल का मान बराबर है लेकिन दोनों बल एक दूसरे के विपरीत है, तो इसके बाद लिखते हैं कि चूँकि F1 एवं F2 एक दूसरे के विपरीत हैं, F1 एवं F2 एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। और जब थीटा बराबर 180 डिग्री होता है तो इसके बाद परिणामी बल F बराबर लिखेंगे रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 और कोस 180 डिग्री, कोस कितना 180 डिग्री, ठीक ना। तो F बराबर आपका क्या हो जाएगा F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कोस 180 का मान -1। तो ये देखिए आ जाएगा आपका बराबर में आ जाएगा रूट अंडर F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि माइनस से गुना होगा तो यह -2F1 इंटू F2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब लिख रहे हैं, फिर इसके बाद हो जाएगा F बराबर आपका F1 माइनस F2, अब देखिए F1 का वैल्यू आपका कितना है Q इंटू ई, F2 का वैल्यू कितना है Q इंटू ई, तो माइनस क्यू ई या प्लस क्यू ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस पर लगने वाला बल का मान क्या आया, 0 आया। और जब परिणामी बल का मान 0 होता है तो वो हिलता डोलता नहीं है, ठीक ना, यानी कि विद्युत द्विध्रुव में किसी प्रकार का गति नहीं होगा। जब भी आप किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में ले जाकर के छोड़ दीजिएगा तो उस पर लगने वाला परिणामी बल का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दीजिएगा तो इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल का मान हमेशा होता है, ऑप्शन में देखिएगा 0 दे ले रहता है, ठीक ना। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आपका हो गया, अब 2 नंबर में पूछा हुआ है, सब्जेक्टिव भी हो गया, दोनों हो गया एक के साथ। चलिए एक तीर 2 निशाना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है विद्युत द्विध्रुव के टॉर्क का व्यंजक निकाले। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव के टॉर्क का व्यंजक निकाले। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका एग्जाम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र हम बना लेंगे यहाँ पर, और एक समान विद्युत क्षेत्र बना करके हम लोग क्या करेंगे कि इसमें विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे। इसमें विद्युत द्विध्रुव को हम रख रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव यहाँ से इस प्रकार से आपका हो जाएगा, E हो जाएगा Q इंटू ई, इस डायरेक्शन में बल लगेगा और इस डायरेक्शन में लगेगा Q इंटू ई। हम इसका नाम ले लेते हैं यहाँ पर A, और यहाँ पर है धन आवेश आपका प्लस Q, और यहाँ पर माइनस Q है, इसका नाम ले लेते हैं आपका पॉइंट का B। एगो पॉइंट A हो गया, एगो B हो गया। फिर यहाँ से इसको हम लोग डॉट डॉट से मिला देते हैं इस प्रकार से, ठीक ना। अब मान लेते हैं कि ये कितना कोण बना रहे हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं कि यहाँ पर E वाला मान लेते हैं कोणवा थीटा है, तो हाई वाला आपका कोणवा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। E वाला भी कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जब ये वाला थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, हाई वाला थीटा हो जाएगा, ठीक ना, सब ज्यामिति के नियम से है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पॉइंट P है। अब देखिए डायग्राम तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज क्या लिखते हैं कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में स्थित है, जो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, ठीक, इतना लिख देते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग कि टॉर्क बराबर
टॉर्क को हम लोग टाउ से लिखते हैं। तो टॉर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक बल गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एगो बल आपका ऐसे है, एगो बल ऐसे है, तो दोनों के बीच का लंबवत दूरी यही ला होगा, जो खड़ा खड़ी लंबवत दूरी यही ला होगा। तो एगो बल आपका ई वाला है और एगो बल यहाँ पर ही है। तो टॉर्क बराबर होता है एक बल का मान कितना है, Q इंटू ई, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितना है, एगो ऐसे है एगो ऐसे है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी आपका AP है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर AP। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद क्या करते हैं कि अब समकोण त्रिभुज APB में अब कहिएगा सर हम त्रिभुज में काहे ले चल रहे हैं। तो त्रिभुज में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि देखिए ये दोनों आवेश के बीच की दूरी 12 होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना होता है, 12 होता है। धन आवेश और ऋण आवेश के बीच की दूरी 12 होता है। लेकिन AP का मान हमको मालूम नहीं है कि AP का मान कितना है। तो AP के मान पता करने के लिए हमको समकोण त्रिभुज में चले पड़ेगा। समकोण त्रिभुज APB में चलेंगे। ठीक है ना, देखिए साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए ई वाला आपका कोण थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब होता है AP हो जाएगा लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो कर्ण आपका ई वाला हो जाएगा यानी कि AB। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। लंब कौन है, थीटा के सामने AP है तो हो जाएगा AP, आपका कर्ण कौन है, AB है तो लिखेंगे AB। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर AP बटा में AB का वैल्यू का कितना है जी, देखिए AB का वैल्यू 12 है, A से B के बीच की दूरी कितना है, 12 है। तो यहाँ से AP बराबर आपका क्या हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा 12 इंटू साइन थीटा। इसके बाद क्या करते हैं कि अब लिखते हैं इसके बाद कि अब AP का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब AP का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे जैसे हम लिखवा रहे हैं वैसे ही सब PDF में लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप लोग सुंदर से देख लीजिएगा। तो AP का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका टाउ बराबर हो जाएगा QE, AP के मान कितना है यहाँ पर रख देंगे हम 2L साइन थीटा, कितना 2L साइन थीटा रख देंगे। अब देखिए यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ टाउ बराबर आपका क्या हो जाएगा QE, और देखिए गुना में 12 साइन थीटा आपका है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Q गुना 2L और इंटू E साइन थीटा, Q गुना 12 का वैल्यू कितना होता है, Q गुना 12 का वैल्यू आपका P होता है, Q इंटू 12 का वैल्यू P होता है। तो P E साइन थीटा, यही देखिए हो गया आपका टॉर्क का फार्मूला। जब भी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क का मान होता है PE साइन थीटा। लेकिन देखिए ऑब्जेक्टिव में आपका ई वाला नहीं पूछता है, PE साइन थीटा वाला कभी कभी पूछा भी है। ये तो 2 नंबरिया के लिए था, 2 नंबर के लिए आंसर हो गया। लेकिन चाहिएगा तो 1 नंबर और लिख सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे हम लोग, इस पर वेक्टर साइन दे देंगे, इधर हो जाता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। देखिए आपका सबसे ज़्यादा बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला टॉर्क का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए 2 नंबरिया में पूछेगा तो आपको पूरा इतना डिराइव करना पड़ेगा, यानी कि निकालना पड़ेगा, ठीक ना, तब आप जाके आपको 2 नंबर मिलेगा। 1 नंबरिया में क्या पूछता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क का मान कितना होता है। टॉर्क का मान होता है टाउ बराबर P साइन थीटा। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो टाउ बराबर होता है P क्रॉस E। तो याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये दोनों आपको ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, लेकिन भाई पूरा प्रोसेस किसके लिए हो गया, सब्जेक्टिव के लिए हो गया। पूरा क्लियर हो गया, कहीं डाउट होगा तो कहिएगा, हम खड़े हैं आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि एक धन आवेश एवं विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभवी तल को दर्शाएं। मतलब इनमें एक गो में 2 गो क्वेश्चन है, एगो धन आवेश के कारण हमको विद्युत समविभवी तल को दर्शाना है और एगो विद्युत द्विध्रुव के कारण दर्शाना है। तो सबसे पहले लिखा जाता है
पॉइंट नंबर 1 लिख दीजिएगा कि एकल धनावेश के कारण विद्युत समविभवी तल निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिखा हुआ है। तो चलिए एकल धनावेश के लिए यहाँ पर हम कोई धनावेश ले लेते हैं और यहाँ पर इसे घींच देते हैं। घींचने के बाद क्या करते हैं, इस प्रकार से गोल गोल अंडा एकरा अंडा पारने के बाद क्या करते हैं कि एकरा पर सिपाही जी के डंडा इसे घींच देते हैं। विद्युत क्षेत्र को भी दर्शा दिए और समविभवी तल को भी दर्शा दिए इस प्रकार से। तो इतना बना दीजिएगा सुंदर से, तो आपका हो गया इसका एकल धनावेश के कारण समविभवी तल। ई हो गया एकल धनावेश के कारण आपका समविभवी तल और विद्युत क्षेत्र दोनों को दर्शा दिए। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपके एग्जाम में 2 नंबर आराम से दिलाता है। अब की बनाना है विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो एगो हम ले लेते हैं यहाँ पर धनावेश और दूसरा का यहाँ पर हम ले लेते हैं ऋण आवेश, ठीक ना। और हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र धन से उत्पन्न होकर ऋण पर समाप्त हो जाता है इस प्रकार से, ठीक ना। तो इस प्रकार से पहले दर्शा देते हैं विद्युत क्षेत्र को कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से उत्पन्न होता है भाई, धन आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश पर जा करके समाप्त हो जाता है। तो दर्शा देते हैं सुंदर से, क्योंकि 2 नंबर के बात है, 2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से धन आवेश से निकल कैसे जाता है, ऐसे जाता है और इस प्रकार से भी जाता है और इधर से आते रहता है। ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होता है, आता है। ऋण आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न नहीं होती है और ये तो विद्युत क्षेत्र को दर्शा दिया। अब एक पर क्या खींचेंगे, समविभवी तल खींचेंगे इस प्रकार से। समविभवी तल हम लोग खींच देंगे इसे इस प्रकार से। चलिए खींच दे रहे हैं, यहाँ पर ही खींच दिए समविभवी तल, ठीक ना। ई हो गया आपका समविभवी तल। देखे में क्या लग रहा है, देखे में खरबूजा लग रहा है, खरबूजा लग रहा है ना, लेकिन है क्या, ये विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभवी तल हो गया। तो 2 गो डायग्राम बना दीजिएगा सुंदर से, 2 नंबर मिलेगा। लेकिन देखिए इसमें विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन देना पड़ता है कि धन आवेश से किधर, ऋण आवेश की ओर। नहीं दीजिएगा तो नंबर काट लिया जाएगा, ठीक ना। देखिए इस प्रकार से डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है विद्युत क्षेत्र के। अब हुआ एकदम प्योर खरबूजा, डरीर वाला, डरीर मतलब कि चिन्हासी वाला खरबूजा। अब देख के मज़ा आया ना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि हम आपका एग्ज़ाम का बेहतर से बेहतर तैयारी कराने में लगे हुए हैं। आपको टॉपर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं हम, और मेहनत जम के कीजिए, हम भी आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में।